अजीत और निधि का कॉलेज में आखिरी साल चल रहा था। निधि अपने नाम के अनुरूप चंचल, शौक, जिंदा दिल जिंदगी से भरपूर थी। एक झलक में किसी को भी अपना दीवाना बना दे। उसकी कजरारी गोल गोल सी बड़ी बड़ी आंखें सबके मन को मोह लेती। और अजीत बांका सजीला नौजवान था। कॉलेज की ना जाने कितनी लड़कियां उस पर मरती थी और कहीं ना कहीं मन ही मन निधि से जलती भी थी कि अजीत जैसा खूबसूरत लड़का उसे बेपनाह प्यार करता है। निधि, अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। देखो बारिश शुरू हो गई है, अजीत ने कहा। निधि छोटे से बच्चे की तरह बारिश की बूंदों को चेहरे पर महसूस कर खुशी से पागल हो गई थी। जब भी बारिश होती तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू के लिए निधि ऐसे ही खुशी से झूम उठती थी। बारिश में भीगना उसे बहुत पसंद था। तितलियों की तरह इधर उधर दौड़ती भागती निधि, बारिश की बूंदों से भीगा हुआ निधि का चेहरा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। क्या अजीत, वहाँ क्या दुबक कर बैठे हो? देखो ना कितना अच्छा मौसम है। और निधि फिर से पानी में भीगने चली गई। अजीत मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। फिर निधि को ना जाने क्या सूझा। वह अपनी नाजुक कलाइयों से बरगद के विशाल वृक्ष को बांधने का निरर्थक प्रयास करने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर अजीत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह जगह निधि को बहुत पसंद थी। इस जगह पर उन दोनों ने भविष्य को ना जाने कितने सपने देखे थे। साथ निभाने के सपने, साथ जीवन बिताने के सपने। निधि, अब चलो, तबीयत खराब हो जाएगी। अभी एक पेपर और भी बचा है, अजीत ने कहा। अजीत, परसों आखिरी पेपर है ना? एग्ज़ाम के बाद खूब मज़े करेंगे। पहले एक अच्छी सी पिक्चर, फिर बढ़िया सा खाना और उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव। निधि ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आँखों को घुमाकर कहा। जैसा रानी साहिबा का हुक्म। अजीत की इस बात को सुनकर निधि खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे बच्चों की तरह हंसता देखकर अजीत मुस्कुरा उठा। क्या सोच रहे हैं जनाब? निधि ने अनोखी अदा से कहा। कुछ नहीं, सोचता हूँ तुम्हारे नर्सिंग होम में तो मरीजों की लाइन लगी रहेगी। निधि ने बड़े आश्चर्य से अजीत की तरफ देखा। ऐसा क्यों भला? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखकर सब बेहोश हो जाएंगे और क्या। अजीत की बात को सुनकर निधि बहुत देर तक हंसती रही। अजीत, शादी के बाद तुम मोटे ना हो जाना। मुझे मोटे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। अदरक की तरह किधर से भी फैल जाते हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और ऐसे ही हंसी मजाक में निधि व अजीत बहुत देर तक हंसते रहे। निधि और अजीत का MBBS का आखिरी साल था। एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। बार बार निधि की निगाह कलाई में बंधी हुई घड़ी की तरफ जाती। तभी सामने से अजीत आता दिखाई दिया। आने दो आज अजीत को, अच्छे से खबर लूँगी। क्या अजीत, इतनी देर कर दी? तुमने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी। क्या क्या सोचा था? उस समय अजीत के चेहरे पर एक अजीब सी निरसता और तनाव फैला हुआ था। अजीत ने निधि का हाथ अपने हाथों में लेकर संजीदा आवाज़ में कहना शुरू किया था। मेरी बातों को ध्यान से सुनो निधि। हमारा सफ़र यहीं तक था। आज से हमारे रास्ते यहीं से अलग होते हैं। निधि अजीत की बातों को सुनकर स्तब्ध थी। यह कैसा मजाक है अजीत? तुम जानते हो मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। निधि, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल पापा के एक दोस्त आए थे। वे बहुत बड़े व्यवसायी हैं। तुम तो मेरे घर की हालत जानती हो। पापा ने ना जाने किन किन मुसीबतों से हम भाई बहनों को पढ़ाया और आज हमें इस लायक बनाया। आज मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की। पापा के दोस्त अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझसे करना चाहते हैं। उन्होंने पापा से वादा किया कि MS करने में जितना भी खर्चा आएगा वे उठाएंगे और एक नर्सिंग होम भी बनवाने का वादा किया है। पापा ने इस रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी है और मैं कुछ नहीं कर पाया। निधि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अजीत को क्या जवाब दे। फिर मेरा क्या होगा अजीत? एक बार भी
तुमने सोचा तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूँगी? हमारे सपने, हमारे उन सपनों को क्या जो हमने एक साथ देखे थे। निधि बदहवास सी बोलती जा रही थी, पर अजीत के पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था और वो उसे वहीं छोड़कर चला गया। निधि अजीत को जाते हुए देखती रही। धीरे धीरे वह उसकी आंखों से ओझल हो गया। समय अबाध गति से भागा जा रहा था। निधि ने अजीत से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। उसका अब इस शहर में रहना भी दुश्वार होता जा रहा था। इम्तिहान खत्म होने के बाद निधि वापस अपनी माँ के पास आ गई, पर अजीत की आंखें उसका वहाँ भी पीछा करती रही। ना जाने कितने अस्पतालों से उसके लिए नौकरी के प्रस्ताव आए, पर निधि इन सब से दूर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। अंत में अपना सब कुछ बेचकर निधि अपनी माँ के साथ एक छोटे से कस्बे में रहने लगी और गांव वासियों की सेवा करने लगी। यहाँ रहते हुए उसे काफ़ी वक्त हो गया था। उसकी माँ बहुत देर से कुछ कहने का प्रयास कर रही थी, पर समझ नहीं आ रहा कि बात कहाँ से शुरू करे। तब निधि ने कहा, माँ, कुछ कहना चाहती हो तो कह दो ना, कहे बिना मानोगी नहीं। तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। निधि आज मिसेज वर्मा आई थी। बहुत देर तक बैठी रही। उनकी छोटी बेटी आजकल लंदन में है। 2 बच्चे हो गए हैं उसके। उम्र में वह तुमसे भी छोटी थी। पति का बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है। मिसेज वर्मा तो अपने दामाद की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अच्छा, निधि ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। जानती हो, मिसेज वर्मा बता रही थी कि उनकी बेटी नंदिता जब भी आती है तो उसके लिए बहुत महंगे महंगे उपहार लेकर आती है। उसके दोनों बच्चे दिन भर नानी नानी कहकर उनसे लगे रहते हैं। अच्छा, क्या अच्छा, इतनी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं दे रही है। दे तो रही हूँ ना माँ, बोलो क्या कहना चाहती हो। माँ धीरे से निधि के निकट आ गई और उसके बालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, निधि, कब तक ऐसी बैठी रहोगी? अपने बारे में तो सोचो। काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक बार उम्र निकल जाएगी तो शादी होना भी मुश्किल हो जाएगी। आज मिसेज वर्मा तुम्हारे लिए अपने बड़े भाई के बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। 13-14 साल पहले उनके बड़े भाई के बेटे की शादी हुई थी और पत्नी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। 10-12 साल की बेटी है। खाता कमाता परिवार है। लड़का भी देखने में ठीक ठाक है। उन्हें तुम्हारी नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम हाँ करो तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। निधि अपनी माँ की बात को सुनकर ही झुंझला उठी और उसने चादर को अपने शरीर से अलग किया और बिस्तर से नीचे उतर आई। क्या माँ, रोज रोज वही बात दोहराती रहती हो? कितनी बार समझा चुकी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है तो बस नहीं करनी है। और ऐसा है, मिसेज वर्मा से कह दो कि अपने भाई के बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले, मेरा रास्ता ना देखे। निधि ने स्पष्ट कहा। एक बार मिल तो लो बेटा, बहुत अच्छा परिवार है, तुम बहुत खुश रहोगी। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं, ना जाने कब क्या हो और मैं इस दुनिया से चली जाऊँ। माँ ने झूठी नाराज़गी दिखाते हुए निधि से कहा तो निधि ने बड़े प्यार से माँ के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहा, तुम अभी इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा रही। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। उनका तो काम है ही कहना और बैठे बैठे कुछ काम कर लिया करो। दिन भर सास बहू की सीरियल देखती रहती हो ना, इसीलिए ऐसी खुराफाती बातें दिमाग में घूमती रहती है। घूम फिर कर आया करो। मैंने ट्रैवल एजेंसी से बात कर ली, बहुत अच्छा पैकेज है। जाओ, चारों धाम की यात्रा कराओ, कुछ पुण्य मिलेगा। कहकर निधि जोर से हंस पड़ी। निधि अपनी माँ का ध्यान भटकाने की भरसक कोशिश करती रही,
पर माँ का रिकॉर्ड जहाँ था वहीं आकर अटक गया था। अब तू मुझे चारों धाम की यात्रा पर भेजेगी? काश तेरा कोई भाई होता तो मुझे चारों धाम पर भेजता, तो मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलता। पर ऊपर वाले ने ना जाने मेरे लिए क्या क्या सोच रखा है। अब बेटी मुझे चारों धाम पर भेजेगी, कहकर माँ आंचल में मुंह छिपाकर रोने का उपक्रम करने लगी। माँ की यह हमेशा की आदत थी। जब वह निधि से अपनी बात मनवा नहीं पाती थी तो इसी तरीके से अनगरल बातें करना शुरू कर देती थी। माँ, तुम भी किस तरह की बातों में पड़ जाती हो? तुम्हें जाने से मतलब है ना? कितने दिन से सोच रही हो, पर मेरी वजह से कहीं निकल नहीं पाती। जाओ और मज़े करो। निधि ने अपनी माँ के गालों को खींचकर बड़े ही शरारती लहजे में कहा। कभी कभी निधि इस उम्र में भी छोटी बच्ची की तरह लगने लगती है, पर अब तो निधि के बालों में भी सफ़ेद चांदनी दिखने लगी थी। छोटी बहन की भी शादी हो चुकी थी और वह अपने 2 बच्चे व परिवार के साथ बहुत खुश थी। याद है आज भी उसे वह दिन जब निधि ने जिद करके छोटी बहन की शादी करा दी थी। माँ कहती रह गई, बड़ी बहन के रहते छोटी की शादी करना कहाँ तक सही है? समाज क्या कहेगा? बड़ी बहन अभी कुंवारी बैठी है और छोटी बहन की शादी कर दी। जरूर बड़ी में कोई खोट है या किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। पर निधि अपनी माँ को कभी कोई जवाब नहीं देती थी। निधि की जिद के आगे किसी की एक ना चली और छोटी भी ब्याह कर अपने घर चली गई। आज माँ को चारों धाम पर गए आज 15 दिन हो गए थे। निधि अस्पताल से लौटने के बाद देर रात तक टीवी देखती। खाली घर उसे काटने को दौड़ता। जब आंखें और शरीर थकान और नींद से बोझिल हो जाते तब वहीं सोफे पर लेट जाती। समय पंख पसारे उड़ता चला जा रहा था। एक दिन अचानक रात में दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब, दरवाज़ा खोलिए। गहरी नींद में डूबी निधि हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी निगाह बगल में रखी घड़ी पर गई। रात के 1 बज रहे थे। उस वक्त भला कौन हो सकता है? चौकीदार भी कुछ दिनों से छुट्टी पर था। गांव में उसकी माँ बीमार थी। निधि निर्णय नहीं ले पा रही थी कि इतनी रात को वह दरवाज़ा खोले कि नहीं। उसने दरवाजे के पास आकर धीरे से पूछा, कौन है? बेटा दरवाज़ा खोलो, हम हैं रामू काका। रामू काका, आप इस वक्त? बेटा अस्पताल से थोड़ी दूर पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। 16-17 साल का लड़का है। किसी अच्छे घर का लड़का लगता है। काफ़ी चोट आई है, काफ़ी खून बह गया है। जरा जल्दी से चलकर देख लो। ना जाने किसके घर का चिराग है। रामू काका, आप जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चलिए, मैं अभी आती हूँ। निधि का घर अस्पताल से सटा हुआ था। निधि ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और अस्पताल की तरफ चल पड़ी। निधि रास्ते भर यही सोचती रही, 16-17 साल का लड़का, अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है। अभी तो उसे बहुत कुछ देखना था। पूरा शरीर खून से लथपथ था। निधि ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाने का आदेश दिया। चोट बहुत गहरी तो नहीं थी, पर खून काफ़ी बह गया था। नर्स ने जल्दी जल्दी उस लड़के के चेहरे पर लगी चोटों को साफ किया। 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद वह लड़का खतरे से बाहर आ गया था। डॉक्टर साहब, इस लड़के के पास से वह मोबाइल और पर्स मिला है। उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म करना होगा, नर्स ने कहा। हाँ, यह बात तो है, निधि ने कहा और अपना चैम्बर में आ गई और उसने वार्ड बॉय से 1 कप कॉफ़ी लाने को कहा। वह बहुत थक चुकी थी। उसने उस लड़के से मिले हुए मोबाइल की डिटेल्स को खंगालना शुरू किया। आखिरी कॉल पापा के नाम से थी। उसने उस पर फ़ोन मिलाया। 4-5 घंटी बजने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, डॉक्टर अजीत हियर। निधि आवाज़ सुनकर स्तब्ध थी। नियति उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक नहीं कर सकती।
क्या दुनिया में अजीत नाम का सिर्फ एक ही व्यक्ति है? यह मेरी गलतफहमी भी तो हो सकती है। यादों की किताबों को ना जाने कितने पन्ने उसकी आंखों के सामने पलटते चले गए। हेलो, हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? निधि जैसे नींद से जागी। हेलो, मैं गौरीगंज से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ एक्सीडेंट का एक केस आया है। 16-17 साल के लड़के के पास से एक मोबाइल और पर्स मिला है। मयंक नाम है लड़के का। क्या आप उस लड़के को जानते हैं? अगर हाँ तो कृपया करके मरीज को ले जाएं। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा मयंक ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, वह ठीक है, खतरे से बाहर है। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। जी, मैं अभी निकलता हूँ। 1-1.25 घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तब तक आप उसका ध्यान रखें। थैंक यू मैम, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। वेलकम। निधि अब तक उस आवाज़ को पूरी तरह पहचान चुकी थी। उसने किसी तरह से अपने आप को इतनी देर तक संभाल रखा था। इतने सालों बाद उसका अतीत एक बार उसे पुकार रहा था। वह अतीत जिसे वह ना जाने कब का भूल चुकी थी। सच कहते हैं लोग, इंसान कुछ भी कर ले पर अपने अतीत से नहीं भाग सकता। सोचते सोचते ना जाने कब निधि की आंख लग गई। तभी नर्स की आहट की आवाज़ को सुनकर उसकी नींद खुल गई। डॉक्टर साहब, वह जो एक्सीडेंट केस आया था उसके घर वाले आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। निधि ने अपने आप को संभाला और वार्ड की तरफ चल पड़ी। आज इतने वर्षों बाद उसका अपना अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। यादों के झरोखों पर आज फिर किसी ने दस्तक दे दी थी। ना चाहते हुए भी मन उसकी तरफ खींचता चला गया। वे वही आंखें थीं जिन्होंने निधि को सालों साल सोने नहीं दिया। सालों साल वे आंखें निधि का पीछा करती रही, पर उन आंखों की वह कशिश, चेहरे का वह नूर जिस पर ना जाने कितनी लड़कियां मरती थी, ना जाने कहाँ गायब हो गया था। वक्त के थपेड़ों ने या फिर बेहिसाब जिम्मेदारियों ने उसके उम्र से पहले ही परिपक्व कर दिया था। आंखों की कशिश जिम्मेदारियों के बोझ तले और मोटे फ्रेम के पीछे कहीं दूर छिप गई थी और उस सजीले नौजवान को कहीं दूर पीछे धकेल बहुत आगे निकल आई थी। निधि की आंखें अजीत को पहचानने में कभी गलत नहीं कर सकती थी। अजीत की आंखें निधि को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वही तो है, हाँ बिल्कुल निधि ही तो है। आज भी वैसी ही सुंदर, सौम्य और सहज, रत्ती भर भी नहीं बदली। पर वह तो कभी ऐसे फीके रंग नहीं पहनती थी। जीवन से भरपूर जिंदा दिल किसी को भी पल भर में अपना दीवाना बना दे। अजीत ने अपने आप को समझाने का प्रयास किया। निधि ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। अजीत समझ नहीं पा रहा था कि वह बात की शुरुआत कैसे करे। ये लड़के के पिता है, नर्स ने कहा। आपका बेटा ठीक है, दवाइयाँ लिख रही हूँ, समय समय पर देते रहिएगा। चिंता की कोई बात नहीं, आपका बेटा दवा की वजह से आराम से सो रहा है। निधि उसका चेकअप करने के लिए जैसे ही झुकी, अजीत ने धीरे से पूछा, कैसी हो निधि? निधि ने जलती हुई निगाहों से अजीत की ओर देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, अब पूछ रहे हो कि कैसी हूँ मैं? अब तक कहाँ थे? एक बार भी सोचा कि जिंदा हूँ या मर गई? विचारों के ना जाने कितने तूफान उसके दिल में उठ रहे थे, पर उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए कहा, आपका बेटा अब ठीक है, आप चाहें तो कल इसे ले जा सकते हैं। और वह तेज तेज कदमों से चलते हुए दूसरे मरीजों को देखने के लिए आगे बढ़ गई। अजीत स्तब्ध और एकटक उसे जाता देखता रहा। क्या निधि ने उसे पहचाना नहीं था? क्या वह इतना बदल गया है? सच भी तो है, अब वह पहले जैसा कहाँ रहा। निधि कहती थी, मुझे अदरक की तरह यहाँ वहाँ से फैले पुरुष बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वह भी तो ऐसा ही हो गया था। अजीत को बहुत कुछ कहना और सुनना था। इन 20 सालों में जो कुछ हुआ वह कह और सुन लेना चाहता था।
निधि अपने मरीजों को देखकर अपने घर की तरफ जाने को तत्पर थी। रात बीतने को थी। आसमान में हल्का अंधेरा ही था। चिड़ियों की यदा कदा चहचहाहट से आसमान गूंज रहा था। तभी अजित ने पीछे से निधि को आवाज़ दी, डॉक्टर निधि, 1 मिनट आपसे बात करनी है। निधि के पाँव वहीं जम गए। चाहकर भी वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई। निधि, पहचाना नहीं? मैं अजित। क्या कहती निधि? शब्द उसके मुंह तक आते आते अटक से गए। तुमको कैसे भूल सकती हूँ अजित? अजित बोलने लगा, तुम यहाँ कैसे? कॉलेज छोड़ने के बाद किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ गई। तुमने अपना पुराना घर भी बेच दिया। आंटी कैसी है? और तुम्हारी छोटी बहन? क्या नाम था उसका? अजित ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते कहा, निवेदिता। निधि ने बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ हाँ वही, निवेदिता की शादी हो गई और माँ चारों धाम की यात्रा पर गई है। और तुम कैसी हो? अजित ने निधि की आंखों में आंखें डालकर पूछा। निधि का सब्र आज जवाब दे चुका था। उसने जलती निगाहों से अजित को देखा। तुम बताओ कैसी होनी चाहिए? निधि की आंखों में तैरते शून्यपन को अजित झेल नहीं पाया। उसने अपनी निगाहें घुमा ली। निधि, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर तुम समझो उस परिस्थिति में मैं कर भी क्या सकता था? समझा ही तो था। निधि ने व्यंग्य से अजित को देखा। कुछ देर तक उन लोगों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। अजित ने दोनों के बीच फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारे पति व बच्चे? अजित ने बहुत हिम्मत जुटाकर निधि से पूछा। मैंने शादी नहीं की अजित। क्यों निधि? इतनी लंबी जिंदगी है, अकेले कैसे काटोगी? अजित, सोचा भी था और चाहा भी था, पर हर सोची और चाही हुई चीज़ इंसान को मिल जाए यह जरूरी तो नहीं। निधि, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सब कुछ जानने के बाद भी मेरे बेटे की जान बचाई। अजित फूट फूट कर रो पड़ा। अजित आत्मग्लानि की आग में जल रहा था। अजित को बच्चों की तरह रोता देखकर निधि के दिल में वर्षों से जमा गुस्सा आंसुओं के रूप में पिघलकर आंखों से बह गया। अजित, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इस गांव में बहुत ही सीधे और सज्जन लोग हैं। यहाँ किसी की दीदी, किसी की बेटी तो किसी की बुआ हूँ। खून का रिश्ता ना होते हुए भी ये लोग मेरी एक आवाज़ पर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ जो एक रिश्ता नहीं जुड़ा? उस एक रिश्ते के बदले मुझे ना जाने कितने रिश्ते मिल गए। जहाँ तक तुम्हारे बेटे की बात है तो तुम शायद यह भूल गए कि डॉक्टरी की पढ़ाई के समय हमें मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। पहली बात तो यह है कि मुझे तो उस वक्त तक यह भी नहीं पता था कि वह तुम्हारा बेटा है, और पता होता तो भी मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाती। तुम अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखो। अब मैं चलती हूँ। मेरी सुबह की सैर का वक्त हो गया। अजित सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि उसके मना करने के बाद निधि ऐसा कठोर कदम उठा लेगी और जीवन भर अविवाहित ही रह जाएगी। आज उसे एहसास हो गया था कि उसने निधि को शादी के लिए मना करके कितनी बड़ी गलती की थी। अजित चुपचाप उसे जाते देखता रहा। सूरज अपनी पूर्ण लालिमा के साथ एक नए सवेरे के स्वागत के लिए उदय हो रहा था और उसकी किरणों से आत्मविश्वास से भरा हुआ निधि का चेहरा और भी दमक रहा था। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।